गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, संस्थागत संकट। और अगर इस टॉपिक की अहमियत को हम लोग देखें, एक लार्जर पर्सपेक्टिव है इस टॉपिक का। सवाल यह उठता कि वर्तमान परिदृश्य में इस टॉपिक को जरूरत डिस्कस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम इसकी चर्चा आज कर रहे हैं। तो सीधे इस टॉपिक पर आने के पहले मैं लौटना चाहूंगा इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ओर। और अगर आप देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता या असफलता या उसकी प्रभावशालीता कहीं न कहीं संस्थाओं पर निर्भर करती है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं, वे संस्थाएं कितने प्रभावशाली ढंगों से काम कर रही हैं। अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावशाली ढंग से काम करेंगी तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की सफलता के आसार होंगे, वैसी स्थिति में लोकतंत्र मजबूत होगा। और अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावशाली ढंग से काम नहीं करेंगी तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र मजबूत होने की बजाय लोकतंत्र कमजोर होगा। और लोकतंत्र की यह कमजोरी कहीं न कहीं आम लोगों में, मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति विश्वास को, लोकतंत्र के प्रति आस्था को कमजोर करने का काम करेंगे। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में आप जाकर देखने की कोशिश करें, तीन तत्व हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र को डिफाइन किया जा सकता। पहला है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। दूसरा है भागीदारी, पार्टिसिपेशन। तीसरा है रेस्पॉन्सिवनेस, अर्थात प्रतिनिधित्व, भागीदारी और उत्तरदायित्व। इन तीन के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। और इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं हमें यह देखना है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो मैकेनिज्म है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का यह मैकेनिज्म जो है कितने प्रभावी तरीके से काम कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमें यह देखना है कि लोकतंत्र में जो भागीदारी की संकल्पना होती, लोकतंत्र जिस भागीदारी की संकल्पना पर आधारित है, वह भागीदारी की संकल्पना कितने प्रभावी तरीके से काम कर रही है। और तीसरा, लोकतंत्र में उत्तरदायित्व और जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले तत्व, लोकतंत्र में उत्तरदायित्व और जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं जो हैं, वे कितने प्रभावी तरीके से काम कर रही हैं। इन्हीं तीन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में हमें इस टॉपिक को डिस्कस करना है। थोड़ा सा और इस टॉपिक को मैं खोलूं तो सरकार के 3 अंगों के बारे में आपने सुना है। विधायिका, जिसका काम विधायन का है। कार्यपालिका, जिसके जिम्मे विधायिका के द्वारा निर्मित विधानों के एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी है, विधायिका के द्वारा निर्मित विधानों के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी है। और तीसरा, न्यायपालिका, न्यायपालिका के जिम्मे
उन विधानों के क्रियान्वयन के रास्ते में जो अवरोधक तत्व हैं, न्यायपालिका उन अवरोधक तत्वों को दंडित करते हुए उन अवरोधों को दूर करती है और उन विधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। और कहीं ना कहीं देखें तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था केवल मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करती। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था केवल मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत का अनुकरण नहीं करती, बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ यहां पर चेक एंड बैलेंसेज की संकल्पना को भी एडॉप्ट किया गया है। और यहां पर यह अपेक्षा की गई है कि सरकार के तीनों अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और लोक और न्यायपालिका, ये जो सरकार के तीनों अंग हैं, ये तीनों अंग कहीं ना कहीं एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित और प्रतिसंतुलित करते हुए यह निर्धारित करें कि इनमें से कोई भी निरंकुश ना हो पाए और इनमें से तीनों संस्थाओं का आचरण संविधान द्वारा निर्धारित दायरे में हो, संवैधानिक मैंडेट का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। और इसके अलावा लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में पत्रकारिता की चर्चा होती है। तो अगर हम संस्थागत संकट को देख रहे हैं तो हमें यह देखना है कि लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिन पर भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के जो है कहीं ना कहीं संचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी है, वे संवैधानिक संस्थाएं कितने प्रभावी तरीके से काम कर पाने में समर्थ है। जरा एक मिनट के लिए देखिए, प्रतिनिधित्व और भागीदारी की जो संकल्पना है कितने प्रभावी तरीके से काम करेगी, यह दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला यह कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है और उसकी क्रिया प्रणाली कितनी निष्पक्ष है। तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी की संकल्पना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा कंटेक्स्ट उभर कर आता कि जो लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया संसदीय राजनीति के मूल्यों के कितने अनुरूप है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखें तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर लगातार प्रश्न उठे। जब चुनाव आयोग के द्वारा मतदान की तिथि की घोषणा की जाए, उससे पहले लोगों तक मतदान की तिथि की जानकारी पहुंच जाए, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न उठते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है। इसका मतलब कभी यह नहीं निकालेंगे कि पहले चुनाव आयोग का व्यवहार या चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष था और चुनाव आयोग में जो कुछ डिटोरिएशन दिखाई पड़ रहा हुआ पिछले 6 वर्षों के दौरान ही दिखाई पड़ रहा। हां, पिछले 6 वर्षों के दौरान चुनाव आयोग में डिटोरिएशन की यह प्रक्रिया जो है वह निरंतर तेज होती चली गई। और मैं केवल 3 कंटेक्स्ट को रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहूंगा। पहला कंटेक्स्ट अगर आप देखें, लोकसभा या कई राज्यसभा
राज्य विधानसभा चुनावों के संदर्भ में ऐसी स्थिति देखी गई कि सत्तारूढ़ दल से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको चुनाव की तिथि की जानकारी पहले मिल जाती है और चुनाव आयोग के द्वारा औपचारिक रूप से तिथि की घोषणा बाद में की जाती है। लोकसभा चुनाव के समय भी ऐसा देखा गया और कई विधानसभा चुनावों के समय ऐसा देखा गया। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ईवीएम विवाद को हैंडल करने की कोशिश की, जिस ढीले ढाले तरीके से चुनाव आयोग ने ईवीएम विवाद को रिस्पॉन्ड किया है, वह भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका को विवादास्पद बनाता है। मैटर यह नहीं उठता कि ईवीएम को लेकर के जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वे प्रश्न सही हैं या गलत हैं। मैटर यह भी नहीं करता कि वे प्रश्न उचित हैं या अनुचित हैं, लेकिन यह मैटर करता है कि उन प्रश्नों के कारण चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को चुनाव आयोग ने समय रहते कितने प्रभावी तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। और अक्सर ईवीएम विवाद में आप देखेंगे इस तरह की समस्या उभर करके सामने आई है कि चुनाव आयोग ने सही समय पर या समय रहते हुए प्रभावी तरीके से हस्तक्षेप करने से परहेज किया है, जिसके कारण पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है वह संदेह के घेरे में आकर खड़ी हुई। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनावी आचार संहिता के को लागू करने के संदर्भ में चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है और चुनावी आचार संहिता का यदि उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के प्रति जो चुनाव आयोग का रवैया है वह भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर प्रश्न उठाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, अक्सर उसकी अनदेखी करते दिखाई पड़ते। अक्सर सत्तारूढ़ दल के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और यहां पर सत्तारूढ़ दल की बात अगर मैं कह रहा हूं तो स्पेशली मेरा इशारा केंद्र में सत्तारूढ़ दल की ओर है, तो अगर उसके नेतृत्व के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में देखेंगे चुनाव आयोग जो है या तो उसको ओवरलुक करता है या चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया जो होती है उसके प्रति नरम होती है। लेकिन अगर उसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा का उल्लंघन विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया जाता है तो चुनाव आयोग सख्ती से पेश आती है। और यहीं पर एक और कैटेगराइजेशन की बात करूंगा कि यदि कोई बड़ा नेता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके प्रति जो चुनाव आयोग का रवैया रहता वही नहीं रहता है जो छोटे नेताओं के प्रति कार्यवाही के संदर्भ में चुनाव आयोग का रवैया रहता है। और इसका इमीडिएट सबसे बेहतर उदाहरण मैं देना चाहूंगा, वह उदाहरण देना चाहूंगा किनका, तो मैं वह उदाहरण देना चाहूंगा अभी अशोक लवासा प्रकरण जो है, क्योंकि कायदे से अशोक लवासा जो कि सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर थे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने लवासा को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने से परहेज किया, जिसका परिणाम यह होता है कि लवासा जो है वह चुनाव आयोग से संबंधित अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर एक इंटरनेशनल असाइनमेंट स्वीकार करते हुए आते। और लवासा के प्रति केंद्र सरकार की नाराजगी के क्या कारण हैं? तो लवासा के प्रति केंद्र सरकार की नाराजगी को देखें तो उस नाराजगी का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री और
सत्तारूढ़ दल के तत्कालीन अध्यक्ष जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मसले पर जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी में अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के रूप में जो रुख अपनाया था, वह रुख केंद्र सरकार को नागवार गुजरा और कहीं न कहीं उससे जो नाराजगी लवासा के प्रति केंद्र सरकार की थी, उस नाराजगी का परिणाम होता कि उस समय भी देखेंगे लवासा के अगेंस्ट कुछ फाइल खोले गए और अभी भी देखेंगे उन्हें केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के रास्ते में केंद्र सरकार की ओर से रोरे अटकाए गए। तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव आयोग का राजनीतिकरण हुआ है और अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर लगातार प्रश्न उठे हैं, उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर लगातार प्रश्न उठे हैं, तो इसका कारण यह है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और बर्खास्तगी प्रक्रिया जो है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और बर्खास्तगी प्रक्रिया जो है, वह अराजनीतिक नहीं है। एक तो अगर आप देखें, आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को अराजनीतिक बनाया जाए और इसके लिए एक इंडिपेंडेंट पैनल का गठन किया जाए, जो इंडिपेंडेंट पैनल, जिस इंडिपेंडेंट पैनल का स्वरूप जो है अराजनीतिक हो, और जब तक इंडिपेंडेंट पैनल का स्वरूप अराजनीतिक नहीं होगा तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को अराजनीतिक नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी चीज जो कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की संरचना पर गौर करें तो मुख्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया जो है वह किसके समान है? तो न्यायाधीशों की हटाए जाने की प्रक्रिया के समान है। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया जो है न्यायाधीशों के हटाए जाने की प्रक्रिया के समान नहीं है, बल्कि अन्य चुनाव आयुक्तों को जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अगर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना होगा। और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और बर्खास्तगी प्रक्रिया को पूरी तरह से अराजनीतिक बनाया जाए। यह तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष जो उभर कर सामने आता वह यह कि संसदीय लोकतंत्र को अगर आप देखें तो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव की प्रक्रिया में जनता से जुड़े हुए मसलों को कितनी अहमियत मिल रही है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कहां तक चुनाव के दौरान एक लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन हो रहा है। लोकसभा चुनाव के समय आप देख लें, मीडिया का अटेंशन विपक्षी दलों को कितना मिला है, विपक्षी दलों से संबंधित न्यूज को मीडिया का कवरेज कितना मिला है, और सत्तारूढ़ दल से संबंधित न्यूज को मीडिया का कितना कवरेज मिला है। ह्यूज गैप आप देखेंगे। करीब करीब एडीआर का इस पर पूरा का पूरा एनालिसिस, करीब करीब 80-81% कवरेज जो है वह आपको सत्तारूढ़ दल को मिलता हुआ दिखाई पड़ता। और अगर 80-81% मीडिया कवरेज सत्तारूढ़ दल को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा तो निश्चित तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन मुश्किल होता चला जाएगा। दूसरा, अगर आप गौर करें तो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री को नहीं चुना जाता। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने बहुमत दल के नेता का चुनाव करते। बहुमत दल का जो नेता प्रधानमंत्री की भूमिका में होता है।
अगर इस परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों के दौरान अगर आप देखें तो जनप्रतिनिधियों की अहमियत जो है लगातार समाप्त होती चली गई। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के दौरान, और मैं लोकसभा चुनाव की ही बात नहीं करूंगा, मैं विधानसभा चुनावों की भी बात करूंगा। आप अगर गौर करें तो आप देखेंगे मुद्दों पर आधारित राजनीति की बजाय व्यक्ति केंद्रित राजनीति का जोर जो है बढ़ता चला गया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन हो रहा है, 543 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, तो हर जगह से उम्मीदवार जो है वे प्रधानमंत्री ही हैं, अर्थात नरेंद्र मोदी जी ही। जनता अपने कैंडिडेट को नहीं जानती, जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट कर रही है। और यह इस बात की ओर इशारा करता कि कहीं न कहीं संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी चुनावों का संचालन अध्यक्षीय प्रणाली की तर्ज पर हो रहा है। व्यक्ति केंद्रित राजनीति की अहमियत जो है वह निरंतर बढ़ती चली जा रही। और समस्या यह है कि यह केवल आपको लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई पड़ेगा। हर विधानसभा चुनाव में जाकर के देखें, इक्के दुक्के अपवादों को छोड़ दें तो उस चुनाव प्रचार के दौरान सबसे लोकप्रिय चेहरा जो होता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा सबसे लोकप्रिय चेहरा होता है। और सत्तारूढ़ दल मुद्दों को अहमियत देने की बजाय, स्थानीय नेतृत्व को अहमियत देने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति केंद्रित राजनीति का यह बढ़ता हुआ जोर जो है वह क्या कर रहा है, तो व्यक्ति केंद्रित राजनीति का यह बढ़ता हुआ जोर जो है कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय राजनीति के मूल्यों के क्षरण की ओर इशारा कर रहा है। नंबर 3, तीसरा जो कंटेक्स्ट है, जो डिस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स है, जो वर्णनात्मक राजनीति है। अगर आप देखें वर्णनात्मक राजनीति का मतलब, एक विकासात्मक राजनीति होती है, दूसरी वर्णनात्मक राजनीति होती है। बीपीएससी ने एक बार प्रश्न भी इस पर पूछा है। तो विकासात्मक राजनीति में विकास से संबंधित मुद्दों को अहमियत दी जाती है, जबकि जो वर्णनात्मक राजनीति होती, डिस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स होता है, उसमें पहचान पर आधारित राजनीति को कहीं अधिक अहमियत दी जाती है। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप अगर देखें, पहचान पर राजनीति हमारे यहां पहले भी थी, पहचान पर राजनीति आज भी है, लेकिन पहचान पर आधारित राजनीति के प्रति जो आग्रहशीलता है वह आपको निरंतर बढ़ती चली गई है पिछले 6 वर्षों के दौरान। आप अगर देखें, केंद्र में सत्तारूढ़ दल, उसका नेतृत्व, उसके प्रतिनिधि विकास की बात आपको तभी तक करते दिखाई पड़ेंगे, उसी राज्य में करते दिखाई पड़ते हैं, उसी जगह पर करते दिखाई पड़ते हैं जहां पर विपक्ष शासन में है। जहां पर वे खुद शासन में हैं, वहां पर विकास मुद्दों में, विकासात्मक मुद्दों को अहमियत देने की बजाय वे धर्म, जाति और पहचान की राजनीति पर आधारित अन्य मुद्दों को अहमियत देते दिखाई पड़ते। राष्ट्रवाद, नेशनल, एंटी नेशनल, हिंदू, मुसलमान, ये जो पूरा का पूरा विमर्श है, उस विमर्श को केंद्र में लाते दिखाई पड़ते हैं और मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाते हुए कहीं न कहीं भावनात्मक मुद्दों की ओर पूरे के पूरे चुनाव और चुनाव प्रचार अभियान को ले जाने की कोशिश करते। और विडंबना यह है कि इस पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया में विपक्ष भी मूल मसलों पर बात करने से परहेज करती दिखाई पड़ती है। और इसलिए अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे भारतीय राजनीति की नकारात्मकता पिछले 3 दशकों के दौरान लगातार बढ़ती चली गई है और यह नकारात्मकता पिछले 6 वर्षों के दौरान और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। मैं नहीं कह रहा
मैं नहीं कह रहा, चुनाव आयोग के हवाले से बात कर रहा हूं कि बाहुबल की भूमिका को सीमित करने में चुनाव आयोग भले ही यह कहता हो कि उसे बाहुबल की भूमिका को सीमित करने में तो मदद मिली है, लेकिन वह धनबल की भूमिका पर प्रभावी तरीके से अंकुश नहीं लगा पाई। तो मैं यह कहना चाहूंगा, बाहुबल की भूमिका पर अंकुश लगाने में चुनाव आयोग को आंशिक सफलता ही मिली है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, संसद और विधानमंडल के भीतर जो प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आ रहे, आप अगर देखें तो उन प्रतिनिधियों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन प्रतिनिधियों में गंभीर अपराधों में संलिप्तता के जो आरोपी हैं, ऐसे आरोपियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं, चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष, अगर सही मायने में देखें तो चुनाव सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में ना तो सत्तारूढ़ दल की रुचि है, ना ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में विपक्ष की रुचि दिखाई पड़ती, जिसके कारण राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगा पाना निरंतर मुश्किल होता चला जा रहा है। और इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो एक आम आदमी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दे, एक आम आदमी स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में खड़े होने और जीत हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता। वहां पर धनबल के सामने जनबल फीका पड़ता दिखाई पड़ता है, या वह धनबल जनबल को मैनिपुलेट करने की स्थिति में होता है। और अगर यह स्थिति होगी तो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की जो संकल्पना है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की संकल्पना भी कमजोर पड़ेगी और लोकतांत्रिक भागीदारी की भी संकल्पना कमजोर पड़ेगी। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक भागीदारी की संकल्पना को यहां पर कमजोर पड़ते देखा जा सकता है। तीसरे कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया। उन्होंने स्लोगन दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। और पिछले 6 वर्षों का अनुभव यह बतला रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्लोगन है वह वास्तव में कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन नहीं है। वास्तव में वह विपक्ष मुक्त भारत के स्लोगन में तब्दील होता दिखाई पड़ रहा। वास्तव में देखें तो वह कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन नहीं रह जा रहा, वह विपक्ष मुक्त भारत के स्लोगन में तब्दील होता चला जा रहा। अगर पिछले 3 दशकों के दौरान देखें तो पिछले 3 दशकों के दौरान अगर देखेंगे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की स्थितियां जो हैं लगातार कमजोर पड़ी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच असंवाद की स्थिति उत्पन्न होती हुई आती है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 3 दशकों के दौरान अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे कि विपक्ष की नकारात्मकता जो है वह लगातार बढ़ती चली गई। नंबर 3, तीसरी चीज विशेष करके देखें, एक काफी चर्चित शेर है कि तुमसे पहले भी यहां कोई तख्ते नसी था, कमाल यह है कि उसको भी अपने खुदा होने का यकीन था। तुमसे पहले भी यहां कोई तख्ते नसी था, कमाल यह है कि उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था। अब आप मुझसे पूछ सकते कि इसके कंटेक्स्ट क्या है। तो इसका कंटेक्स्ट यह है
कि अगर आप गौर करें तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2009 के वर्ष को विभाजक रेखा के रूप में लेना चाहूंगा। 2009 के चुनाव में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन दोबारा चुनाव जीत कर आता है, जब उस चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें हासिल होती हैं लोकसभा में, तो उसके बाद आप देखेंगे यूपीए और यूपीए की लीडरशिप का एरोगेंस जो है लगातार बढ़ता चला जाता। ऐसा लगता है कि उन्होंने 206 सीटों को इस रूप में लिया कि जनता ने अब उन्हें मनमाने तरीके से काम करने की छूट प्रदान कर दी है और मनमाने तरीके से वे अब काम कर सकते। एक और विपक्ष की नकारात्मक भूमिका, दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन का एक एरोगेंस। इन दोनों का परिणाम यह होता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो थोड़ी बहुत भी संवाद की गुंजाइश थी, संवाद की वह गुंजाइश जो है समाप्त होती चली जाती। और इसका परिणाम यह होता है कि कहीं न कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम की पूरी फंक्शनिंग प्रभावित होती है। इसका परिणाम यह होता है जो पार्लियामेंट्री सेशन जो है वह लेमडक सेशन के रूप में तब्दील होता हुआ आता। या तो विपक्ष शोर शराबा करता दिखाई पड़ता है हाउस के अंदर, या फिर विपक्ष सदन का बहिष्कार करता दिखाई पड़ता है हर मसले पर। और यह जो प्रक्रिया शुरू हुई, उम्मीद की जा रही थी कि शायद 2014 में जनता ने जो मैंडेट के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की कांग्रेस के अगेंस्ट, वो उस मैसेज को जो है नया रूलिंग अलायंस ग्रहण करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिस एरोगेंस को आने में यूपीए गठबंधन को 6 वर्ष लगे, वह एरोगेंस वर्तमान एनडीए गठबंधन में पहले साल से ही दिखाई पड़ता। विपक्ष को दरकिनार करने की कोशिश, विपक्ष की बातों को अनसुनी करने की कोशिश, विपक्ष को हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश। और इस पूरे के पूरे क्रम में देखें, आप अगर देखें जिन भी दलों में, जिन भी राज्यों में विपक्षी दल की सरकारें, वहां पर देखें राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश, वहां पर जो सत्तारूढ़ दल है राज्य में, उस सत्तारूढ़ दल को तोड़ने की कोशिश, उसके लिए धनबल का इस्तेमाल, उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट, आयकर विभाग का इस्तेमाल, उसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल, उसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल, उसके लिए सीबीआई का इस्तेमाल। इसका एक अंतहीन क्रम आपको दिखेगा। और एट द सेम टाइम आप देखेंगे जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं, विपक्ष के प्रमुख नेताओं को, स्थानीय स्तर पर जो प्रमुख नेता हैं, उनको उन जांच एजेंसियों के जरिए परेशान करने की कोशिश की जाती है, उनके अगेंस्ट मामलों में तेजी लाई जाती है, उनके अगेंस्ट मामले दर्ज किए जाते और चौतरफा उन्हें घेरने की रणनीति तैयार की जाती, जिसका परिणाम यह होता कि जब वह विपक्ष का वह नेतृत्व जब घेरता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसके सामने दो ही विकल्प होते, या तो वह केंद्र में सत्तारूढ़ दल के सामने नतमस्तक हो, या फिर प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार रहे। और इसका सबसे बड़ा बेहतर उदाहरण मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक मैं हेमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण दूंगा और बंगाल में मुकुल राय का उदाहरण दूंगा। जब तक मुकुल राय टीएमसी में रहे, तृणमूल कांग्रेस में रहे, तब तक
शारदा चिटफंड घोटाले में मुकुल राय को लगातार टारगेट किया गया और सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर तक मुकुल राय पर दबाव निर्मित करने की कोशिश की गई। और यही स्थिति आपको असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के अगेंस्ट दिखाई पड़ती। लेकिन जिस दिन मुकुल राय और जिस दिन हेमंत बिस्वा शर्मा केंद्र में सत्तारूढ़ दल के प्रेशर के आगे सकंब करते हैं, झुकते हैं, टूटते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उस दिन के बाद से आप देखेंगे ना हेमंत बिस्वा शर्मा की कभी चर्चा होती दिखाई पड़ती। उस दिन के बाद से आप देखेंगे न कभी मुकुल राय की चर्चा होती दिखाई पड़ती। मतलब ये आपको हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपके सामने, बर्निंग एग्जाम्पल, और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको दिखाई पड़ेंगे। दूसरी चीज अगर आप देखें तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के दौरान देखें किस तरह से संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की गई, किस तरह से संघीय ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया गया, किस तरह राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया गया। उसका क्लासिक उदाहरण अगर कुछ केसेज बनकर आते तो उनमें 2 केसेज जो है वो करेंट रिजिम के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ता। पहला केस उत्तराखंड मामले में दिखाई पड़ता है और दूसरा केसेज जो है आपको अरुणाचल मामले में दिखाई पड़ता। उत्तराखंड के मामले में अगर आप देखें तो बर्खास्त मुख्यमंत्री को पुनर्बहाल किया जाता है और अरुणाचल के मामले में अगर आप देखें तो जिस मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया था उसकी जगह नए मुख्यमंत्री का गठन किया गया, नई सरकार बनाई गई। उस पूरी की पूरी नई सरकार को असंवैधानिक घोषित किया जाता और जो सरकार बर्खास्त की गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस सरकार को पुनर्बहाल किया जाता। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये दोनों घटनाएं अपने आप में अनूठी घटनाएं हैं। इसके पहले ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हमें नहीं दिखाई पड़ता है। इसके पहले ऐसा उदाहरण हमें केवल और केवल पाकिस्तान में दिखाई पड़ता जिसमें पाकिस्तान की न्यायपालिका ने नवाज शरीफ की बर्खास्त सरकार को पुनर्बहाल करने की दिशा में पहल की थी। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य कि कहीं ना कहीं आप देखें पूरी की पूरी संसदीय विधायन की प्रक्रिया को देखें। पिछले 6 वर्षों के दौरान आप देखें कि कितने लेजिस्लेशन हुए हैं और उनमें से कितने प्रतिशत लेजिस्लेशन बिना बहस के पारित किए गए हैं, कितने विधान जो हैं वो बहस की महज औपचारिकता मात्र पूरी करके पारित किए गए, कितने विधान ऐसे रहे हैं जिसमें विपक्ष के जेन्युइन कंसर्न को रेस्पॉन्ड करने की कोशिश की गई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर पा रहे हैं। और इसका सबसे ताजा उदाहरण मैं दूंगा। सबसे ताजा उदाहरण आपको है कि कहीं ना कहीं संसद पर जिस तरीके से काम का बोझ बढ़ता गया और जिस तरह संसद के कार्य दिवस में गिरावट आई है, प्रभावी कार्य दिवस में गिरावट आई है, जिस तरह संसद के सत्र जो हैं कहीं ना कहीं बाधित हुए, पंगु होते चले गए, उसकी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कमिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और विभिन्न समितियों के जरिए संसद को कंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई ताकि जो डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, रेस्पॉन्सिवनेस, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, उस उत्तरदायित्व और जवाबदेही का निर्धारण किया जा सके। लेकिन इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाकर के देखें तो जिस तरह संसद पार्टी लाइन पर 2 हिस्सों में बटी होती है, वही स्थिति आपको पार्लियामेंट्री कमेटी की भी दिखाई पड़ती। और विशेष रूप से कहूंगा तो आप हालात देख लें
मार्च 2020 से लेकर अब तक की स्थिति देख लें, कमिटी सिस्टम कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, कितने मीटिंग हुए हैं उन संसदीय समितियों के, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग की स्थिति को देख लें और पार्लियामेंट कितना इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है सरकार पर जो है, कार्यपालिका पर अंकुश लगा पाने में। इसका सबसे ताजा उदाहरण मैं देना चाहूंगा पीएम केयर फंड का। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आपने सुना होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुखिया जो है विपक्षी दल का होता है और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है कैग की रिपोर्ट को आधार बना करके काम करती है और कार्यपालिका पर संसद के प्रभावी वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। कोरोना क्राइसिस की पृष्ठभूमि में देखें तो कोरोना क्राइसिस की पृष्ठभूमि में आप देखेंगे पीएम केयर फंड का गठन किया गया, जबकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष पहले से मौजूद था। खैर, तो पीएम केयर फंड को लेकर के जब मसला पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के सामने आता, तब पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जो हैं उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि पीएम केयर फंड जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए और उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मसले पर पीएसी विचार करे। पीएसी में राजग गठबंधन का वर्चस्व है। राजग गठबंधन ने पीएसी के दायरे में पीएम केयर फंड को लाए जाने का विरोध किया और अंततः उस विरोध का परिणाम यह होता है कि पीएम केयर फंड पर विचार करना पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए संभव नहीं रह जाता। और यहां पर मैं लिंक करना चाहूंगा कि जो आपको वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन है, यह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का हवाला देते हुए इसने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को चुनाव का मुद्दा बनाया और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को अपना इलेक्शन एजेंडा बनाते हुए सत्ता में आता है। लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर देखें तो उस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने वाली जितनी संस्थाएं थी, एक एक करके उन सारी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जाती। और आज आलम यह है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वाला जो फैक्टर है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वह फैक्टर निरंतर कमजोर पड़ता चला गया। आज के कंटेक्स्ट में देखें तो थोड़ी देर पहले हमने कहा था यह जो उत्तरदायित्व और जवाबदेही की संकल्पना है, इसी उत्तरदायित्व और जवाबदेही की संकल्पना के मद्देनजर आपको चेक एंड बैलेंसेज की भी संकल्पना को एडॉप्ट किया गया। और चेक एंड बैलेंसेज की संकल्पना को एडॉप्ट करते हुए यह कहा गया संसद के सरकार के तीनों अंगों से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के इन तीनों अंगों से यह अपेक्षा की गई कि सरकार के वे तीनों के तीनों अंग एक दूसरे को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के दायरे में रहकर काम करने के लिए विवश करें, एक दूसरे संसदीय एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के दायरे में रहकर काम करें, इस बात को सुनिश्चित करें। अगर कोई एक अंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट करता है तो उसी स्थिति में दूसरा अंग जो है उसे उस वायलेशन को चेक करेगा, उसे अमर्यादित होने से रोकेगा। अब अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम में देखें, आप लाकर के देखें, विधायिका के संदर्भ में हमने आपके साथ चर्चा की। जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा, जब पार्लियामेंट के भीतर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष इन दोनों ने टकराव
की मानसिकता अपना रखी हो। जब पार्लियामेंट के अंदर न सत्ता पक्ष विपक्ष की जेन्युइन चिंताओं को, वाजिब चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है, और ना ही विपक्ष सत्ता पक्ष के जेन्युइन कंसर्न को समझने के लिए तैयार है और उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, वैसी स्थिति में पार्लियामेंट की इफेक्टिव फंक्शनिंग को इंश्योर नहीं किया जा सकता। यद्यपि पार्लियामेंट फंक्शनिंग के इस इनइफेक्टिवनेस के लिए दोनों जिम्मेवार हैं, सत्ता पक्ष भी जिम्मेवार हैं और इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेवार है। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी विपक्ष की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट जो है यह सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। और अगर सत्ता पक्ष इफेक्टिव फ्लोर मैनेजमेंट में असमर्थ रहता है, अगर वह विपक्ष को विश्वास में ले पाने में असमर्थ रहता है, तो निश्चित तौर पर यह उसकी विफलता मानी जाएगी और इस रूप में कहीं न कहीं सत्तारूढ़ गठबंधन की विफलता उभर कर सामने आती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक वातावरण निर्मित हुआ पिछले 7-8 वर्षों के दौरान, जिस राजनीतिक वातावरण में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की गुंजाइश भी शेष नहीं रह जाती। इसके कारण जो नकारात्मक माहौल निर्मित होगा, उस नकारात्मक माहौल में आप विपक्ष से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सकारात्मक भूमिका निभाए। और मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर के कहना चाहूंगा, वह यह कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस तो फिर भी मर्यादित है। विपक्ष के रूप में भाजपा की भूमिका को देखें, और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आज भाजपा विपक्ष में होती, तब इस देश की हालत देखते क्या होती। तो कहने का यह तात्पर्य। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, अगर पार्लियामेंट इफेक्टिव तरीके से फंक्शन ही नहीं कर पा रहा, तो उसी स्थिति में पार्लियामेंट जो है कार्यपालिका पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगा पाने में असमर्थ होगा। वह कार्यपालिका पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगा पाने में समर्थ नहीं होगा, और विशेषकर तब जब कार्यपालिका अपनी मनमानी पर उतर आवे। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं दो चीजों की ओर संकेत करना चाहूंगा। जब हम कार्यपालिका की बात करते तो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है जो टेम्पररी नेचर का होता, और अस्थायी कार्यपालिका जिसको कहते, और दूसरा जो उसका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, जो उसका प्रशासनिक ढांचा होता है, जिसको अस्थायी कार्यपालिका कहते। देखिए, पहले की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यह कह सकता कि करीब करीब लास्ट 3 डिकेड के दौरान पीएमओ इतना कभी शक्तिशाली नहीं रहा है, और राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि वर्तमान दौर में पीएमओ जितना शक्तिशाली है, उतना शक्तिशाली इसके पहले कभी नहीं रहा। इवन श्रीमती इंदिरा गांधी के समय भी पीएमओ इतना शक्तिशाली नहीं रहा। और पीएमओ के शक्तिशाली होने का मतलब क्या है? पीएमओ के शक्तिशाली होने का मतलब है कि कैबिनेट सिस्टम का कमजोर पड़ना, कैबिनेट सिस्टम का कमजोर पड़ना। और पीएमओ के शक्तिशाली होने और कैबिनेट सिस्टम के कमजोर होने का मतलब क्या है? तो पीएमओ के शक्तिशाली होने
और कैबिनेट सिस्टम के कमजोर होने का सीधा सीधा मतलब है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिस कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात की जाती है, जिस सामूहिक निर्णयन की बात की जाती है, सामूहिक निर्णयन की वह संकल्पना लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। आज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो एक अजीब विडंबनात्मक स्थिति पैदा हो रही है। और वह विडंबनात्मक स्थिति क्या पैदा हो रही? तो विडंबनात्मक स्थिति यह पैदा हो रही है कि आप देखें, अगर कोई मसला विदेश नीति पर है, तो अगर कोई मसला विदेश नीति के ऊपर है तो उस पर विदेश मंत्री का बयान आप नहीं सुनेंगे। चीन के साथ इतना सीमा विवाद हुआ, विदेश मंत्री कहीं नहीं दिखाई पड़ते। रक्षा से संबंधित मसले में रक्षा मंत्री आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। वित्त से संबंधित मसले में वित्त मंत्री आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर वित्त से संबंधित कोई मसला उभर कर सामने आ रहा है तो वित्त मंत्री साइलेंट दिखाई पड़ेंगे, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बोलते दिखाई पड़ेंगे। अगर रक्षा से संबंधित कोई मसला उभर कर सामने आ रहा तो वित्त मंत्री और कानून मंत्री बोलते दिखाई पड़ेंगे, और जो रक्षा मंत्री हैं वो साइलेंट दिखाई पड़ेंगे। यही स्थिति जो है वह कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था की विडंबना की दिशा में संकेत कर रही है। यह स्थिति जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, और शक्ति के इस केंद्रीकरण के कारण वह शक्ति, केंद्रीकृत शक्ति जिसमें अंतर्निहित है, उसके द्वारा शक्ति का जिस मनमाने तरीके से प्रयोग किया जा रहा, यह उसकी ओर इशारा करता हुआ आता। हालात आप देखें, मैंने आपके साथ विधायिका की चर्चा की, मैंने आपके साथ कार्यपालिका की चर्चा की, मैंने आपके साथ न्यायपालिका पर आज नहीं चर्चा करूंगा, न्यायपालिका पर मैं अगले दिन चर्चा करूंगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। मैं आता हूं पत्रकारिता की ओर, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और अगर आज भारतीय पत्रकारिता की स्थिति को देखें, यह अगर भारतीय पत्रकारिता है तो यह दोहरे दबावों के अंतर्गत दम तोड़ती हुई दिखाई पड़ रही। एक और इस पर दबाव है सरकार का, और दूसरी ओर इस पर दबाव है कॉरपोरेट का। मतलब यह कि एक अजीब गठबंधन की स्थिति निर्मित होती दिखाई पड़ती है, और यह ग्लोबल फेनोमेनन है। यह ध्यान रखेंगे, अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं उस फेनोमेनन की चर्चा कर रहा, लेकिन यह फेनोमेनन इंडिया तक सीमित नहीं है। जितने मीडिया हाउसेज हैं, आप अगर देखें तो मीडिया हाउसेज में मेजर स्टेक होल्डर कॉरपोरेट से, कॉरपोरेट हाउसेज ने मेजर स्टेक होल्डिंग अपने पास रखी है। अर्थात जो मीडिया हाउसेज हैं वो कॉरपोरेट के नियंत्रण में हैं, और जितनी सरकारें हैं, कहीं पर भी चले जाएं तो जितनी भी आपको सरकारें हैं, तो सरकारों और कॉरपोरेट के बीच, राष्ट्रीय सरकारों और कॉरपोरेट के बीच आपको एक साठगांठ दिखाई पड़ती, और इस साठगांठ के कारण जो भी सरकारें हैं, अधिकांश सरकारें जनहित को हाशिए पर पहुंचाती नजर आती और कॉरपोरेट इंटरेस्ट के लिए काम करती दिखाई पड़ती। और आप देखेंगे जहां पर सरकारें कॉरपोरेट इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही हैं,
वहां पर कॉरपोरेट नियंत्रित मीडिया उन सरकारों को बदनाम करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। और जहां पर सरकारें कॉरपोरेट के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हैं, जहां पर सरकारें कॉरपोरेट प्रेशर में रहते हुए काम कर रही हैं, कॉरपोरेट इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम कर रही हैं, वहां का मीडिया उन सरकारों के पक्ष में दृढ़तापूर्वक खड़ा दिखाई पड़ता। और इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो चौथा खंभा है, जिस चौथे खंभे पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रभावी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती और लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रभावशीलता की जिम्मेवारी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनपक्षधरता को जो सुनिश्चित करने का काम करती, कहीं न कहीं पत्रकारिता आज अपने इस दायित्व के निर्वाह में असफल दिखाई पड़ रही। पत्रकारिता कॉरपोरेट वर्ल्ड और सरकारों के लिए आज एजेंडा सेटिंग के उपकरण में तब्दील होकर के रह गई है। और उसकी पूरी की पूरी कोशिश ऐसे माहौल के निर्माण की है जिस माहौल में कॉरपोरेट हितों को प्रमोट करने वाली नीतियों का निर्माण संभव हो सके। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं न कहीं लोकतंत्र के चार खंभों में आज मैंने आपके साथ लोकतंत्र के 3 खंभों की चर्चा की। मैंने विधायिका की चर्चा की, मैंने कार्यपालिका की चर्चा की, मैंने लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही की संकल्पना की चर्चा की, मैंने शक्ति पार्थक्य एवं संतुलन की अवधारणा किस संकट का सामना कर रही है, मैंने इसकी विस्तार के साथ आपके साथ चर्चा की। मैंने इस बात की चर्चा की कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किस प्रकार टकराव की राजनीति जोर पकड़ रही है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किस प्रकार नकारात्मकता हावी होती चली जा रही, मैंने इसकी आपके साथ चर्चा की। और इस क्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जो नकारात्मक भूमिका है, दोनों का जो एक एरोगेंस है, इस एरोगेंस पर मैंने आपके साथ विस्तार से चर्चा की। आज यहीं तक रहने दें, कल फिर रेस्ट पार्ट को मैं